ठीक है ना. So we're trying to relate this to orbitals. Okay, so we still think in terms of shells, subshells and subshells, या जिसको अपन orbitals बोलते हैं. We still think in that terms. The point यहाँ पे ये है कि that is not the case. In reality there are just orbitals जहाँ पे electrons है. Okay, कोई shell वाला principle ही नहीं है वहाँ पे. But these are the quantum numbers जो श्रोडिंगर इक्वेशन से इमर्ज होते हैं और उससे अपने को इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मिलता है और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अपन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई मेंट. सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू एक्चुअली व्यू दिस अरेंजमेंट एज ऑर्बिटल्स, जैसे अपन ने डिस्कस किया था. ओके, ईच ऑर्बिटल, okay, which is a probability distribution of electron, isn't it? probability distribution है इलेक्ट्रॉन का. ऑर्बिटल के बारे में अपन ने लास्ट इसमें बात किया था. सो बेसिकली जितनी भी probability situations होती है इलेक्ट्रॉन्स की, that is defined by these orbitals. okay, so it is described by two quantum numbers n और l. ये दो जो quantum numbers है, principal quantum number and azimuthal quantum number, ये define करते हैं probability distribution को. जो क्वांटम नंबर m है वो डिस्क्राइब करता है सब ऑर्बिटल एंड ईच सब ऑर्बिटल दैट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब क्या हो रहा है कि m डिस्क्राइब कर रहा है ऑर्बिटल को ऐसी जगह बेसिकली जहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. और हमने स्पिन क्वांटम नंबर से देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन या तो प्लस हाफ हो सकता है या तो माइनस हाफ हो सकता है, या फिर इसको अप बोलेंगे तो इसको डाउन बोलेंगे. इसको अगर मैं क्लॉकवाइज बोलता हूँ, आई थिंक दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. इसको अगर मैं क्लॉकवाइज बोलता हूँ तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलूँगा या काउंटर क्लॉकवाइज बोलूँगा. ठीक है ना. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स. बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को शेल के बारे में बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमको सब शेल के बारे में बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर हमको उसके स्पिन के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन के. तो इसेंशली ये जो 4 क्वांटम नंबर है ये बता रहे अपने को स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, स्टेट बता रहे इलेक्ट्रॉन का, नॉट एक्चुअली अ पोजीशन. ध्यान में रखना, हम पोजीशन की बात करते हैं. ओके, बट दैट इज़ अ मिसगाइडेड थिंग. बेसिकली वी डोंट एक्चुअली think in terms of position, हम बताते हैं state. okay, but anyway from exam standpoint you don't really need to differentiate between a state and a position. electron एक specific position पे है, ये एक specific state में है. okay, but it gets complicated if you consider that as a wave function, so that is a different story. so we are not going to do that. इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ orbital को वी कंसिडर दैट एज अ प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. ओके, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल सकता है या उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ये डिफाइन करते हैं ये 4 क्वांटम नंबर्स. यहाँ पे हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में रखते हैं. बेसिकली n अगर 1 है, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होती है. ओके, 0 से लेके n-1 तक, बराबर है ना. 0 से लेके n-1 तक. तो अगर दैट इज़ द सिचुएशन तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. और अगर n इज़ 1 एंड l इज़ 0 तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, 1s ऑर्बिटल. ठीक है ना, 1s ऑर्बिटल. अब क्या इसमें और पार्टीशन है वो देखते हैं अपन m से. m अपन डिफाइन करते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ l. ओके, तो वैल्यू ऑफ l अपन बोलेंगे, वैल्यू ऑफ l अपन बोलेंगे, सॉरी वैल्यू ऑफ m अपन बोलेंगे फ्रॉम -l टू 0 टू +l. याद आ रहा है ना ये सब कुछ. ओके, लास्ट क्लास में देखा था अपन ने. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ m. सो ये 0 ही है इसलिए m की वैल्यू 0 आ जाएगी. ठीक है, अब मान लो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इजंट इट. ये आ गया अपन ऑर्बिटल पे, isn't it? ये ऑर्बिटल कौन सा है, 1s ही है, क्योंकि m की वैल्यू 0 है, मतलब ये जस्ट 1 ऑर्बिटल. इसलिए इसको क्या बोलेंगे, देयर इज जस्ट 1 ऑर्बिटल विच इज़ 1s. समझ में आया ना. अब इस ऑर्बिटल में इट कैन हैव 1 इलेक्ट्रॉन. मतलब यहाँ पे पोजीशन क्या है, इस ऑर्बिटल में यू कैन हैव 0 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन. ये 3 अपने पास पॉसिबिलिटीज़ है.
दो से ऊपर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज इट इज़ डिक्टेटेड बाय सर्टन रूल्स, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। बट यू कैनॉट हैव मोर देन दैट, सो you can have these situations. So अगर zero इलेक्ट्रॉन है, obviously there is nothing in that orbital, it's a empty orbital, ठीक है ना। you can have an empty orbital. If it has one electron in it, just one electron है, so it can have any of the one spin, okay, it can have up spin or down spin, तो इसको मैं up लिख देता हूँ, okay, for convenience it's fine, just write it as up spin, या इसी को मैं plus half लिख दूंगा, okay, या इसी को मैं बोलूँगा this is spinning clockwise, ओके, या जो भी है। सो दिस इज एक्चुअली अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो इट कैन बी दैट दिस इज द सिचुएशन, मतलब देयर इज वन इलेक्ट्रॉन विथ अप स्पिन, द अदर हैज टू बी डाउन स्पिन। समझ में आ रहा है ना। तो इस ऑर्बिटल में ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इनका एक का अप स्पिन होगा, एक का डाउन स्पिन होगा। यू कैन नॉट हैव अ थर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। क्यों नहीं होता ये आगे अपन बताएंगे। सो इसका मतलब क्या हो गया, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दो, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सो एनी एस ऑर्बिटल विल ऑलवेज ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, इट कैन ऑल्सो बी एम्प्टी, इट कैन हैव वन इलेक्ट्रॉन और इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, ओके। सेकंड, अगर सेकंड शेल में जाते हैं अपन, सेकंड शेल में क्या सिचुएशन बन रहा है? सेकंड शेल में एल का वैल्यू अगेन, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो एल की वैल्यू क्या आएंगी इसमें सेकंड शेल में, यू कैन हैव अ वैल्यू ऑफ 0 और यू कैन हैव अ वैल्यू ऑफ 1। दिस इज फॉर सेकंड शेल, बराबर है, 0 से लेके n-1 तक, ओके। तो ये तो 0 हो गया, n-1 इज 1, तो ये हो गए एल की वैल्यू। दिस इज 2s, ओके। 2 and 0 बोले तो 2s, 2 and 1 बोले तो 2p, ओके। एंड यहाँ पे फिर से m की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, ओके, क्योंकि s के लिए m इज़ ऑलवेज 0, ओके। लेकिन p के लिए m के 3 वैल्यूज निकलते हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस और वट एवर, ठीक है ना। तो +1 0 -1, ओके। इट डजेंट मैटर हाउ यू राइट इट, बेसिकली यू कैन राइट -1 0 and +1 और +1 0 and -1। सो दीज आर द सब, और यू कैन से दीज आर द ऑर्बिटल्स, मतलब दिस इज सब शेल, उस सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है, मतलब 3 पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है ना। अब इफ़ यू थिंक अबाउट इट, एस और पी में डिफरेंस क्या है? एस कैसा है? स्फेरिकल। क्या इसमें कोई पार्टीशन है? इट्स बेसिकली लाइक अ फुटबॉल, ठीक है ना। स्फेरिकल ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन की एक प्रोबेबिलिटी है मिलने की कहीं तो भी। सो इफ आई हैड टू ड्रॉ, आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस, दैट इज अ एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल सकता है सेंटर में, यहाँ पे न्यूक्लियस है। लेकिन अगर पी देखें अपन, तो पी इस तरह से आएगा, ओके, एंड देन देयर इज स्मॉल लाइक दिस। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे ये ओरिएंटेड है। लेकिन तुम देख सकते हो कि देर आर प्लेसेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इजंट इट। ये दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो स्पेसेस आ रहे हैं उनमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट अ स्फेरिकल, इट्स अ डायरेक्शनल, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल्स कैसे है? डायरेक्शनल है। क्या एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल है? नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन डायरेक्शनल। समझ में आया कि ये दो टर्म्स, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, ये स्फीयर है, स्फेरिकल है, हर डायरेक्शन में देयर इज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? इक्वल है, ओके। लेकिन इज दैट द केस विथ पी ऑर्बिटल? नो, पी ऑर्बिटल में ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन वाई और एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस, इनके बीच वाले जो पोजीशंस आते हैं, जैसे ये पोजीशंस हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। इनका जो 3D शेप है मैं थोड़ी देर में तुमको दिखा भी दूंगा, बट दैट इज़ द आइडिया यहाँ पे। इसीलिए मतलब अपने को 3 एक्सिस पे ये मिलने की प्रोबेबिलिटी मिल रही है, इसलिए 3 ऑर्बिटल्स अपने को मिल रहे हैं। इसको मैं px, py एंड pz बोलता हूँ, ओके। ये अपने लास्ट क्लास में भी देखा था। हर ऑर्बिटल में, मतलब px में और py में और pz में, यू कैन हैव 2 ऑर्बिटल्स, यू कैन हैव अप स्पिन, डाउन स्पिन, दो, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हर ऑर्बिटल में। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? p में
6, ओके। एस में हमेशा 2 रहेंगे, ऑलराइट। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे दोनों को मिला के देख लो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे दोनों को मिला के। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, यस, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल, ओके। तो ये तुमको ऑलरेडी मालूम है, ओके। के एल एम एन से मालूम है ना, के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में कितने होते हैं? सो दैट इज बेसिकली योर के, ओके, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एल में 8 इलेक्ट्रॉन है। एम में कितने मिलेंगे अपने को? एनीबॉडी? एम में अपने को 18 मिलते हैं। देखते हैं कैसे मिलते हैं। तो सो ये थर्ड है और एक जो है वो नीचे नेक्स्ट स्लाइड पे गया है बेसिकली। तो थर्ड में 3 अपने को मिलेंगे। सो 0, 1 एंड 2, ओके। ये 3 एल वैल्यूज़ अपने को मिलती है इसके लिए 0 to n-1 तक। तो 3 0 इज़ S, 3 1 इज़ 3p एंड 3 2 बोले तो क्या हो जाएगा? 3d, ओके। ऐसे 3 ऑर्बिटल्स है, सॉरी 3 सब शेल है बेसिकली, दिस आर सब शेल। इसी को अपन ऑर्बिटल भी बोलेंगे बेसिकली, इट्स फाइन, ओके। वी से दैट इन प्रैक्टिस ऑल्सो, हम इसको सब शेल नहीं बोलते, हम d ऑर्बिटल बोलते हैं या s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, वी यूज दैट। दैट इज एक्चुअली अ फैक्ट। सिर्फ ये ऑर्बिटल में यू कैन से देयर आर स्पेसिफिक लोकेशंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, स्पेसिफिक लोकेशंस, ओके। एस ऑर्बिटल में अगर देखोगे तो हर तरफ इक्वल प्रोबेबिलिटी, पी ऑर्बिटल में सिर्फ एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे मिलते हैं, ओके। अगर यहाँ पे देखेंगे फिर से तो एस का 0 तो मतलब यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे एस में, पी में फिर से 6 ही इलेक्ट्रॉन और डी में यू गेट नाउ 5 वैल्यूज, ओके, +2 +1 0 -1 -2, ओके। तो ये 5 वैल्यूज अपने को मिल रहे हैं। हर ऑर्बिटल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे पास टोटल? दिस इज m, इसमें टोटल आ रहे 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो थर्ड जो शेल होता है अपना, थर्ड शेल, उसमें टोटल अपने को 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। 2 उसमें से s में है, 6 p में है और 10 जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इन द d ऑर्बिटल। फोर्थ अगर देखो, फोर्थ शेल में वी हैव 4 वैल्यूज 0 1 2 3, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना शेल नंबर जो भी है, जैसे अगर मैं 5th शेल लेता हूँ तो 5th शेल में ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे? 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, या 5 यू कैन से सब शेल, ठीक है। अब तुमको 0 से लेके 5 तक काउंट करना है, तो 0 1 2 3 4, ठीक है, दैट्स इट। समझ में आया ना? इस तरह से कहाँ गया? ओके, समझ में? 0 1 2 3 4 इस तरह से तुमको इसको करना है। तो 4 0 इज S, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, 4p इज 6 इलेक्ट्रॉन, 4d अगेन 10 इलेक्ट्रॉन। देखो 5 वैल्यूज आ रहे हैं, हर इसमें हाफ। एंड 4f, इसमें अपन स्टार्ट करेंगे इससे, एल की वैल्यू आ रही 3, सो -3 से लेके +3 तक जितने नहीं भी वैल्यूज आ रहे थे, 7 वैल्यूज आते हैं। 7 वैल्यू, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 14, सो 2 6 14 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गई है? सो के एल एम एन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इसमें टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें, एंड दैट इज व्हाट वी गेट। अगर बताओ अभी अगर 5th शेल लेते तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बताओ? अभी ऑब्वियसली 5th शेल जो है, क्या ये रियल शेल है क्या? ये इमेजिनरी शेल है, राइट? मतलब वी डोंट हैव एनी एलिमेंट जो 5th शेल तक जाते हैं। हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज अप टू 4th शेल। मतलब पूरा कंप्लीटली फिल्ड नहीं है 5th शेल, वी डू हैव अप टू 7 शेल्स बेसिकली, लेकिन पूरा कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, मतलब जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो नहीं मिलेंगे अपने को। बट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपन कैलकुलेट तो कर सकते हैं, और कितने एलिमेंट इसमें बैठ सकते हैं इस शेल में, वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जी में 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, सो दैट इज़ करेक्ट। जी में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 32 + 18 कितना होगा? 50। ओके, आई जस्ट गॉट 3 आंसर्स, 3 आंसर मिले मेरे को, 4 आंसर अभी दे रहे हो आंसर मैंने आंसर। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ओके, एक्सेलेंट, 50 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना।
सो एस में 2, ठीक है, उसके बाद पी में 6, या फिर इसको बोलेंगे अपन के एल एम एन, ठीक है ना, तो के में यहाँ तक तो इतना रहेगा ही रहेगा, एंड देन एडिशनली यू विल हैव जी, या सॉरी जी इज गोइंग टू हैव 18 इलेक्ट्रॉन, सो 32 प्लस 18 टोटल होते इसमें 50 मतलब इस शेल में अगर अपन बात करें तो 50 एलिमेंट्स अपन बैठा सकते हैं. ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट, ओके, यू नो वी डोंट हैव एग्जैक्टली लाइक दैट, लेकिन अपन देखेंगे जैसे इसका पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं, हाउ डू वी एक्चुअली बिल्ड द पीरियोडिक टेबल. आई बिलीव ये अपने को ऑलरेडी मालूम है, ओके, n इज इक्वल टू 1 है ना, तो होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर 8, 18, 32 और उसके बाद 50, ओके, एंड यू कैन कैलकुलेट फॉर रेस्ट ऑफ इट. So that is how the electrons are, okay, you already know that. And the next we're looking at is a review question, should be very easy, okay. तो बताओ अभी, observing the number of electrons for each value of n, the number of electron is, ये बताओ, बहुत easy question है और ये शायद से तुमको मालूम भी होगा, 10th में हुआ था ये बेसिकली. बताओ ये कितना होता है, ओके. सो इफ़ n इज इक्वल टू 3 तो ये वैल्यूज अपने को मिल रहा है. सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, ऑर्बिटल्स अगर देखते हैं अपन तो s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में देयर आर 5 ऑर्बिटल्स. सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं, वी हैव 8, ओके, राइट. तो अगर मैं n का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे को 8 मिलता है. ओह सॉरी, माय मिस्टेक, 8 इलेक्ट्रॉन सोच रहा था मैंने, इजंट इट. सो ऐड दैट अप, यू गेट 9 ऑर्बिटल्स. सो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. सो यू गेट n, सो 3 स्क्वायर, ओके, अगर करते हैं अपन तो अपने को ये आंसर मिलता है 9 ऑर्बिटल्स, ओके. सो दैट गिव्स यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है. और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इससे इंडिकेट करते हैं. क्लियर है क्या, ओके. सो दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो इस तरह से अपन ये कैलकुलेट करते हैं. Alright, so now we're going to look at probability distribution curve. तो we done with orbitals. अभी देखते हैं अपन shape of the orbital देखना है अपने को, orbitals कैसे दिखते हैं, ठीक है ना, हर orbital कैसे दिखते हैं. और we're going to look at first shell, second shell, third shell, इस तरह से अपन देखेंगे. लेकिन सबसे पहले देखना पड़ता है अपने को कि ये आता कहाँ से है, ओके. Obviously we're looking at shape of the orbital, ओके, शेप कैसा रहेगा, बट ऑब्वियसली किस तरह से रहेगा ये अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है ना. सो एटॉमिक ऑर्बिटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, ओके. और ये अपने को कहाँ से मिलता है, साई इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, इजंट इट. श्रोडिंगर इक्वेशन से अपने को साई मिलता है. सो दैट इज अ वेव फंक्शन. क्या है ये, ध्यान में रखना है, वेव फंक्शन. इट बेसिकली इंडिकेट्स एम्पलीट्यूड. इन अ रफ टर्म में अगर देखा जाए तो इट इंडिकेट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है. वेव फंक्शन डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइट का एम्पलीट्यूड अगर अपन बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ज़्यादा है, ओके. लाइट के साथ, लाइट का जो वेव होता है वी कैन एसोसिएट दैट विद द इंटेंसिटी. और हम ये बोलते हैं कि ओके ठीक है, इसका अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो वी गेट मोर इंटेंस लाइट, ज़्यादा लाइट मिलेगा, ठीक है ना. साउंड का अगर बोलेंगे तो बोलेंगे कि ओके ज़्यादा साउंड मिलेगा एम्पलीट्यूड अगर बढ़ाते हैं तो. सिमिलरली अगर मैं वाटर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाता हूँ तो ये कि ज़्यादा बड़ा वेव मिल रहा है मेरे को. बट विथ इलेक्ट्रॉन, ओके, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड इट, इजंट इट. ये अपन ने कैलकुलेट किया है और हमने एसोसिएट किया है वेव फंक्शन को विथ एम्पलीट्यूड. इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस. इसको हम एसोसिएट नहीं कर सकते. इट डज नॉट मीन कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तुमको एम्पलीट्यूड दे रहा है या इसका ज़्यादा इंटेंसिटी है. इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है ना. सो इट डजेंट हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस. क्लियर है क्या, ओके. इसको एसोसिएट नहीं कर सकते, जस्ट अ मैथमेटिकल फंक्शन.
और हमने वी डोंट नो व्हाट टू एसोसिएट इट विथ, तो हमने क्या कर दिया, मोटा मोटा बोल दिया कि ठीक है, जैसे एम्पलीट्यूड था ना वेव में, बस वैसे ही है ये, लेकिन वो नहीं है। समझ में आया क्या? समझा ना रहा किसी को, जैसा एम्पलीट्यूड था वैसा ही है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो जो साय है, ओके, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, सॉरी, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन टू अस। समझ में? साय का अपने को कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, वी कैन एसोसिएट इट, बट इफ यू टेक अ स्क्वायर ऑफ द साय, ओके, तो मतलब साय स्क्वायर अगर लेते हैं अपन, तो ये जो फंक्शन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली मैक्स बॉर्न ने बताया था कि दे डिड इनिशियली कैलकुलेटेड साय, और साय के ग्राफ्स उन्होंने प्लॉट किए, और ये ग्राफ अपन अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं ऑब्वियसली, बट इट डिड नॉट कोरिलेट। ठीक है, यू गॉट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई, उसको अपन और किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं विद द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उससे कैसा कोरिलेट कर सकते हैं ये हमको मालूम नहीं था। तो ओके, मैक्स बॉर्न ने बोला कि ओके ठीक है, अगर तुम साय है तो साय का अगर स्क्वायर ले, तो एक्चुअली शुड प्रोवाइड यू विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट इन एन एटम। ठीक है ना? तो ये क्या बताएगा मेरे को? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर अस। समझ में आया क्या? साई स्क्वायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर बहुत सारा मैथमेटिक्स हुआ है। वी डोंट एक्चुअली केयर कि ऐसा साई स्क्वायर कहाँ से आता है, उसका एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस ये क्यों है, बट इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम दैट यू नो सिन थीटा और साई थीटा, उसका स्क्वायर करते हो तो यू गेट सम ग्राफ, ओके, मैथमेटिक्स में। ओके, सो सिमिलर टू दैट, बेसिकली समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट, अगर साई स्क्वायर करते हैं तो व्हाट वी गेट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मिल जाती है अपने को इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है। ठीक है, सिर्फ साई लेते हैं तो अपने को इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। मैं इसका ग्राफ दिखा दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू साई, विथ रिस्पेक्ट टू साई स्क्वायर भी दिखा दूंगा, और उसके बाद एक और लेते हैं अपन, वो भी दिखा देंगे। सो 3 तरह के ग्राफ्स अपने को देखने पड़ते हैं। इज दिस क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, अपने को ये सीखने को मिल रहा है कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है और साई स्क्वायर का है। ओके, तो अपन साई स्क्वायर ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे साई स्क्वायर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, मतलब स्पेस में अपन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए अपने को रेडियल वेव फंक्शन देखना पड़ता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज साई स्क्वायर। ठीक है ना? तो रेडियल वेव फंक्शन इज साई, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज साई स्क्वायर, एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज पाई 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। ठीक है ना? सो ये 3 फंक्शंस अपने को देखने हैं। पहला है बेसिकली रेडियल वेव, ओके, रेडियल वेव। सो बेसिकली फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये जो साई है ये कैसे वैरी करता है। ओके, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सेम थिंग वी गोना डू फॉर साई स्क्वायर, एंड सेम थिंग वी गोना डू फॉर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। इसका मतलब मैं आगे बता दूंगा व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो अपन देख रहे हैं रेडियल वेव फंक्शन ग्राफ। ओके, मतलब साई विथ रिस्पेक्ट टू आर, ऐसा भी बोल सकते हो, साई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, या फिर इसको कभी कभी इन सर्टन बुक्स आर विथ रिस्पेक्ट टू आर ऐसा भी दिया है। ओके, कैपिटल आर विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर। अंडरस्टूड है ना? सो ये इस तरह से भी इनको बोला जाता है, बट एनीवे इट डिपेंड्स अपॉन द बुक एक्चुअली, साई वर्सेस आर या आर वर्सेस आर। ओके, तो जैसे इफ यू प्लग इन द वैल्यूज इन द श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके, यू गेट सर्टन सॉल्यूशंस। ओके, एंड इफ यू कीप ऑन वेरिंग द आर विथ रिस्पेक्ट टू psi or r, ठीक है ना, this is also psi. So what you actually get is a function. okay, graph अगर तुम देखो तो it is going in this manner, ठीक है, it is going in this manner. So वो इसका मतलब ये होता है कि this is the nucleus. yes, understood है क्या? this is the nucleus. okay, तो at the nucleus psi is very high, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो जो साई है दैट इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है ना, ये डिक्रीज हो रहा है। मेरे को बताओ, क्या ये जो फंक्शन है विल इट एवर बी एबल टू टच द लाइन? क्या साई की वैल्यू 0 हो सकती है क्या इस केस में? इज इट पॉसिबल?
जस्ट गोना कंटिन्यू, नो, ठीक है ना। साई विल नेवर टच दैट एक्स एक्सिस, ओके। अगर ये एक्स एक्सिस है तो जो फंक्शन है इट इज़ डिक्रीजिंग इन दिस मैनर, और देखो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, but it will never be able to touch the axis. It just get very closer to that, but it will never touch the x-axis. Understood है क्या ये? Okay, ये exponentially decrease है, it's not touching the x-axis, just going to go into infinity. Clear है? तो ये 1s के लिए इस तरह का ग्राफ मिलता है अपने को, ये याद रखना है बेसिकली, वेरी सिंपल ग्राफ, ठीक है ना, 1s का। अब 2s का देखो, ओके, 2s का ग्राफ देखो किस तरह से आता है। तो ये ग्राफ अपने को श्रोडिंगर इक्वेशन से ही मिल रहा है, ध्यान में रखना है, इट्स नॉट समथिंग वी आर डूइंग एक्चुअली। तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है एंड इट डिक्रीजेस, ओके, इट डिक्रीजेस, और यहाँ से ये जो लाइन है ये क्रॉस हो रही है, ओके, ये पॉइंट पे, ऑलराइट, एंड देन इट इज़ गोइंग, ओके, और फिर से यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी, इट इज़ नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस नीचे से, ठीक है। दिस इज़ अ क्रॉस ओवर पॉइंट, इसको अपन बोलते हैं नोड। क्या बोल रहे हैं इसको? नोड। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द वेव फंक्शन। अगर अपन इस तरह का वेव फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये क्रॉस ओवर हो रहा है, अगर मैं इसको प्लस बोलता हूँ तो ये माइनस हो गया, और फिर ये प्लस, ये माइनस। व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर? ये इसको अपन क्रेस्ट बोलते हैं, ये ट्रफ होता है, इजंट इट, ये वेव के टर्म में। बट मैथमेटिकल टर्म में दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। व्हाट दैट मीन्स, अगर ये प्लस वाले हैं तो ये सेम फेज में है, ये माइनस वाले हैं ये सेम फेज में है, और प्लस और माइनस जो है दे आर इन अपोजिट फेजेस, दे आर इन अपोजिट फेजेस, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एक साइड से दूसरे साइड में जाता हो तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस और माइनस का मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट दैट मीन्स इज दे आर सिंपली अपोजिट। जैसे प्लस और माइनस इज एग्जैक्टली अपोजिट, उसी तरह से ये जो फेजेस है दे आर ऑल्सो एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है ना। मैं इनको उल्टा भी बोल सकता हूँ, आई डोंट केयर, ओके। आई कैन कॉल दीज एज माइनस एंड इनको प्लस बोल सकता हूँ, डजेंट मैटर actually. What that means is they are simply opposite, okay. So after periodic interval जो phases है ये क्रॉस ओवर हो रहे हैं एंड द साइन इज चेंजिंग, मतलब दे आर गेटिंग अपोजिट, ओके। तो क्या यहाँ पे भी वही हो रहा है ना? अगर मैं इसको प्लस बोलता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, isn't it? क्या ये फिर से प्लस के तरफ आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा फिर? नोड हो गया। जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ये क्या हो जाएंगे? नोड्स, ओके। क्रॉस ओवर पॉइंट आर बेसिकली नोड्स। यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है साई की? साई इज इक्वल टू 0, मतलब वेव फंक्शन 0 हो रहा है यहाँ पे, अंडरस्टूड है, ओके। अगेन देर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस टू साई, साई को कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको अपन सिर्फ एज अ वेव फंक्शन करके ट्रीट कर रहे हैं, इसको किसी चीज़ के साथ अपन कोरिलेट नहीं कर सकते, नॉट एक्चुअली। थोड़ा बहुत अपन बोलते हैं इट्स लाइक एन एम्पलीट्यूड बट नॉट रियली, ठीक है ना। अंडरस्टूड है क्या? इज दिस क्लियर? दिस इज द नोड, साई फंक्शन यहाँ पे 0 हो रहा है। अगर मैं 2p का देखता हूँ तो 2p का ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, दैट्स द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट इंक्रीजेस, द वेव फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज होता है, इट गोज अप टू अ सर्टेन हाइट एंड देन इट डिक्रीजेस, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है इस तरह से, एंड देन अगेन इट गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये पूरे के पूरा प्लस साइड में रह रहा है, माइनस साइड में क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, नो नोड, ओके। तो अगर देखें तो इन दोनों चीज़ों में नो नोड, ओके, देयर इज नो नोड, ओके। ये बोलते अपन रेडियल नोड, बेसिकली देयर इज नो रेडियल नोड, रेडियल नोड, समझ में आना है? क्रॉस ओवर रहा है तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है 2p का। अगर 3s देखें, देखो कितनी बार क्रॉस ओवर हो रहा है? 2 बार, ओके। दिस इज कमिंग डाउन, ओके, गोइंग अप एंड देन स्टेइंग अप, 2 बार क्रॉस ओवर होगा। 3 वाला जो है 3s, इट इज क्रॉसिंग ओवर एट 2 पॉइंट्स। तो एक तो क्रॉस ओवर पॉइंट ये है, दूसरा क्रॉस ओवर पॉइंट ये है। इसको अगर मैं साइन देता हूँ, सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ये अंडरस्टूड है क्या? डजंट इट लुक लाइक अ वेव फंक्शन? इट इज अ वेव फंक्शन, बराबर, इट लुक्स लाइक अ वेव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेव फंक्शन, ओके।
ऑलराइट, सो इसमें नोड कितने हैं, कौन बता सकता है मेरे को? यहाँ पे कितने नोड्स दिख रहे हैं तुमको? फटाफट बताओ। 2 नोड है ना यहाँ पे। ओके, दीज आर द नोड्स। ओके, अगर मैं P देखूँ अभी, ओके, P मतलब इफ यू आर लुकिंग एट 3P, ओके, तो 3P में वी गोना स्टार्ट एट दिस पॉइंट एंड इट इंक्रीजेस एंड देन इट डिक्रीजेस, इट क्रॉस ओवर वंस एंड इट स्टेज डाउन, ठीक है ना। तो एक बार क्रॉस ओवर हो रहा है, सो यहाँ पे अपने को एक नोड मिल रहा है, ओके, एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ऑलराइट। और 3D देखें तो 2P और 3D का ग्राफ नियर अबाउट सेम दिखता है, ठीक है, नियर अबाउट सेम दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ 3D इज बिगर, है ना, बड़ा दिख रहा है अपने को 3D का एज कम्पेयर टू 2P, ओके। अगर मैं 4F देखूँ, ओके, एज विथ रिस्पेक्ट टू 3D और 4F अगर कंपेयर करो, इट्स गोइंग टू लुक सेम, सिर्फ 4F और ज़्यादा बड़ा दिखेगा अपने को, बट दे आर गोइंग टू सेम, इज गोइंग टू हैव नो नोड। सो इसेंशियली अगर देखा जाए कि एक जनरल पैटर्न मैं बता सकता हूँ, तो रेडियल नोड्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। रेडियल नोड्स 1S कितने नोड है? 0, ओके। 2S में कितने नोड है? 1, यस। 3S में कितने नोड है? 2, इजंट इट? तो 4S में कितने नोड आएंगे? 3। 5S में कितने नोड आएंगे? 4। तो क्या बन रहा है यहाँ पे नोड का फॉर्मूला? n-1, यस, सीधा सीधा है n-1, दैट इज द फॉर्मूला फॉर नोड, ओके। ये आगे अपन बता भी देंगे मैं यहाँ पे तुमको। अगर यहाँ पे देखते हैं अपन, ओके, P में, ओके, सो 2P इज इक्वल टू 0, ओके, 2P में 0 नोड है। 3P में कितने नोड रहेंगे? 1, 4P में 2, 5P में 3, इजंट इट? तो यहाँ पे P, इसमें क्या फॉर्मूला बन रहा है अपना? n-2, इजंट इट? उसी तरह से अगर मैं D से लेता हूँ, 3D 0, 4D का कितना रहेगा? 1, 5D 2, 6D 3, तो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा मेरा? n-3, ठीक है। तो दीज आर फॉर रेडियल नोड्स, क्लियर है क्या? ओके, S के लिए n-1, P के लिए n-2, D के लिए n-3 और 4 के लिए, 4 अगर F लेते हैं अपन, F ऑर्बिटल के लिए, सो 4F में 0 रहेगा, 5F जो रहेगा उसमें 1 रहेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज n-4 फॉर F ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह से अपन नोड्स बता सकते हैं। तो आगे मैं तुमको ये फॉर्मूला लिख के दे दूंगा, मतलब है ही अपने पास, सो नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन दैट इज साई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, जब साई रहता है तो साई कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इजंट इट? जब अपन ने ये जो देखा अभी थोड़ी देर पहले, सो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ओके। यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, क्या हो रहा है, टच हो रहा है इसको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इजंट इट? इस तरह से ये चेंज हो रहे फेजेस। लेकिन अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, बराबर है कि नहीं? स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा आपने को, ये हमेशा कहाँ रहेगा? पॉजिटिव साइड में ही रहेगा, ओके। तो साई स्क्वायर जो है दैट एक्चुअली इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे अपने को साई स्क्वायर मिलता है, ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, ये अपने को पता चलता है। इफ़ यू लुक एट हियर, दिस इज द न्यूक्लियस एंड इट डिक्रीजेज, जो साई स्क्वायर है विच इज़ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये डिक्रीज होती है, बट इट नेवर रीचेस अ ज़ीरो इवन एट अ इन्फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, ओके। दिस इज़ फॉर 1s। 2s के लिए भी अपन ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन रिमेंबर 2s में एक नोड है,
इजंट इट? 2s में याद है कि नहीं है? 2s में 1 नोड है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को 0 तक जाना पड़ेगा, विच इज दिस, 0 तक जाना पड़ेगा, एंड देन इट इंक्रीजेस अगेन. ओके, सो दैट इज अ नोड, एक नोड है. 3s में कितने नोड होते हैं? 2 नोड होते हैं. तो 3s देख लो यहाँ पे किस तरह का रहेगा 3s. इफ आई हैव टू ड्रॉ 3s, तो इस तरह से ड्रॉ करूँगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, दिस इज साई और साई स्क्वायर, और इसको तुम आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, एंड दिस इज आर. ओके, सो ये यहाँ से आएगा एंड इट विल टच 0. दिस इज फॉर 3s. या तो 3s में कितने नोड होते हैं? 2 नोड्स. तो इसको ड्रॉ करेंगे अपन. सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है ना, एंड देन डिक्रीज. फिर से ये पहला नोड हो गया, अब सेकंड नोड आएगा यहाँ पे, एंड देन इट विल इंक्रीज अगेन. ओके, एंड देन डिक्रीज, एंड इट विल जस्ट टेपर डाउन उसके बाद. ठीक है, तो देखो पॉजिटिव साइड में रह रहा है बिकॉज वी आर डूइंग द स्क्वायर. एंड ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, दीज आर बेसिकली नोड्स. ओके, दीज आर बेसिकली नोड्स. अंडरस्टूड है ना? तो यहाँ पे जो ये आ रहा है अपना पॉइंट, ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है. ओके, और अगर तुम देखो तो यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है तुमको एरिया, और यहाँ पे थोड़ा कम मिल रहा है, इजंट इट? तो ये कंसिस्टेंट है विथ जो इसके पहले वाला जो ग्राफ था अपना, दैट इज़ 3s. ओके, ये जो पोर्शन है दैट इज़ बिगर, और ये जो पोर्शन है वो छोटा पोर्शन है, इजंट इट? एंड दिस इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग अप टू इन्फिनिटी. ओके, बट इट्स नॉट रीचिंग 0, ये ध्यान में रखना. इट नेवर रीचेज 0. इसका मतलब क्या हो जाता है अभी? ओके, इफ़ इट इज़ नेवर रीचिंग 0, तो इसका मतलब प्रोबेबली डेंसिटी जो है, क्या वो 0 हो सकती है क्या? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैन नेवर बी 0. इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैन बी एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से कहीं पे भी अपने को मिल सकता है, सिर्फ एट सर्टन डिस्टेंस इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. जैसे अपन लेते हैं तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है. ओके, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता अपने को, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? नोड. ठीक है ना? उसी तरह से 3s में जो देखा था अपन ने, ओके, सो इट गोज लाइक दिस, इजंट इट? सो इस तरह से मिल रहा है अपने को ग्राफ. सो दीज आर द बेसिकली नोड्स. तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इलेक्ट्रॉन मिलने की? 0. बट देर इज स्टिल सम प्रोबेबिलिटी एट सर्टन डिस्टेंस, हियर, हियर एंड हियर. और प्रोबेबिलिटी ये डिक्रीज हो रही है, एंड इट इज़ डिक्रीजिंग इन्फिनिटली बेसिकली, बट इट नेवर रीचेस 0. एंड दैट्स वाई हम क्वांटम थियोरी में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एनीवेयर. वी डोंट नो वेयर द इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली आर. हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं? उनकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि कहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा है. ओके, ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसको तुम आंसर करना पड़ेगा ग्राफ से. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो 1s, 2s, 3s भी देखा अपन ने. 2p देखो. ओके, इट स्टार्ट्स एट दिस पॉइंट, इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. देर इज नो नोड इन 2p. ठीक है ना? 2p अपन लिखते हैं n-2 फॉर टोटल नंबर ऑफ नोड्स. ओके, 2p के लिए. सो देर इज नो नोड. ओके, 0 नोड ऑब्वियसली. लेकिन अगर मैं 3p देता हूँ तो देर इज 1 नोड. ओके, 3p में. सो इट इंक्रीजेस. ओके, छोटा सा लोब रहेगा, देन इट डिक्रीजेज अप टू दिस पॉइंट, एंड देन इट इंक्रीजेज अगेन, एंड इट डिक्रीजेज. ओके, सो दैट पॉइंट इज नोड. तो इलेक्ट्रॉन देखो 2p में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी मिल सकता है, ओके, और यहाँ पे भी मिल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में नहीं हो सकता. अंडरस्टूड है क्या? ये पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, दैट्स इट. ओके, बाकी इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, बट इधर नहीं हो सकता. और 3D और 2p दोनों सेम दिखेंगे, सिर्फ 3D जो रहेगा थोड़ा बड़ा रहेगा एज़ कम्पेयर टू 2p. ओके, अगर मैं ये लेता हूँ फॉर एग्जांपल 4D. 4D में कितने नोड्स रहेंगे और किसके जैसा दिखेगा ये? इन ग्राफ में से 4D किसके जैसा दिखेगा? ठीक है ना? ये ग्राफ जो है
इनके साथ तुम इनको कोरिलेट कर सकते हो इन ग्राफ्स को. ओके, सो यू विल गेट द आंसर्स मोस्ट ऑफ इट. बेसिकली दिस इज़ अ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. मतलब ये बोल रहे हैं अपन कि जैसे जैसे यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है. ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ्स. ओके, सो अब इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना. सो जैसे सिंपल सर्कुलर ऑर्बिट अगर लेते हैं तो उसका कोई एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रहेगा और यहाँ पे देर इज़ गोइंग टू बी सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना. सो दैट इज़ द न्यूक्लियस and let's say this is, so there is some probability of finding the nucleus at a distance r from there. Okay, अगर मैं सिर्फ एक बहुत ही थिन ऑर्बिटल ले रहा हूँ, okay, जैसे न्यूक्लियस से दिस थिंग, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, बिकॉज अब नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ इट. ओके, वी कैनॉट से 2 डायमेंशनल. तो ये एक तरह का स्फीयर हो गया और उस स्फीयर का कोई थिकनेस रहेगा, इजंट इट. थिकनेस जो है इसका, तो दैट इज गोइंग टू बी dr. ऐसा अज्यूम कर लेते हैं अपन, वेरी थिन डिस्क. ओके, तो ये जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी dr. ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपने को प्रोबेबिलिटी है मिलने की, बट रिमेंबर इफ़ यू आर टेकिंग अ वेरी थिन स्लाइस ऑफ इट देन जो डिस्टेंस है उसका दैट इज़ dr. तो हम बोलेंगे कि इस dr में प्रोबेबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की. एंड आई कैन डू दैट ऐसे थिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लेके. आई कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन within this small concentric circles. ओके, जो तो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ. ओके, तो यहाँ पे जो अपने को मिलता है दैट इज़ समथिंग ऑफ अ डिफरेंट फंक्शन, ठीक है. तो जैसे जो वॉल्यूम रहेगा उस थिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल का दैट इज़ गोइंग टू बी dv. ओके, क्योंकि इसका बेसिकली जो एरिया है दैट इज़ फाइन, बट जो dr है, जो डायमीटर है उसका या फिर लेंथ जो है या थिकनेस बोल सकते हैं इसको, थिकनेस इज़ वेरी स्मॉल. ओके, सो dv इज इक्वल टू adr लिखेंगे और इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो वी गेट 4πr² dr. ओके, 4πr² dr. और इसको मैं साई से मल्टीप्लाई करता हूँ बिकॉज साई स्क्वायर से, सॉरी, तो मेरे को साई स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो मेरे को दिखेगा इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. ओके, एट अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ दैट सर्कल. सो यू डोंट एक्चुअली नीड टू रिमेंबर दिस, बट यहाँ पे वही कर रहे हैं अपन. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज दिस? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, तो इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलेंगे अपन. ओके, दैट इज इक्वल टू साई स्क्वायर 4πr² dr. ओके, 4πr² dr. तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ रहे हैं बेसिकली इस इक्वेशन में. सबसे पहला है अपना साई स्क्वायर. साई स्क्वायर क्या होता है? द साई स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r, ठीक है ना. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सो दैट इज़ द लाइन आई कैन ड्रॉ अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ. ओके, फॉर समथिंग लाइक s ऑर्बिटल, ठीक है ना. s ऑर्बिटल के लिए अगर प्लॉट करता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा. ओके, देन वी हैव 4πr². ओके, ये जो है 4πr², ये टर्म यहाँ पे ये इंक्रीज होता है. ओके, एज यू गो. ओके, मतलब दिस इज बेसिकली लाइक द वॉल्यूम जो है ना 4πr², ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे सर्कल बढ़ते जाएगा वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, इजंट इट? या तो वॉल्यूम बढ़ रहा है बेसिकली, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. और अगर मैं ये दोनों को मिला के अगर ड्रॉ करता हूँ, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, तो मेरे को ये वाला रेड वाला लाइन मिलता है बेसिकली, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. समझ में आया क्या है? ओके, सो ये क्या टर्म है? ये है 4πr² साई स्क्वायर. ओके, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. तो ये मेरा s के लिए ही प्लॉट बन रहा है, बट दिस इज डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें मैं वॉल्यूम ऑफ दैट कॉन्सेंट्रिक रिंग ये भी ले रहा हूँ अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन.
ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ले रहा हूँ। तो अभी जो अपन ग्राफ देखेंगे वो इसका ग्राफ देखेंगे, 4πr² साई स्क्वायर। डी लिख सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको डी लिखना है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको इस तरह से प्लॉट करता हूँ, ओके, सो वी गेट द प्लॉट लाइक दैट, और ये एक अपने को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है बेसिकली। सो ये जो मिल रहा है, सॉरी, सो ये जो है दैट इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ओके, मान लो कि ये हाइड्रोजन एटम है, ओके, और उसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दिस ग्राफ, ओके, एंड दिस टर्म इज y एक्सिस इज 4πr² साई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, ओके। इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एट द बॉटम, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अगर ये डिस्टेंस मैं मेजर करता हूँ, ओके, वो छोटी जगह है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये जो डिस्टेंस है इसकी बात कर रहे हैं अपन, ओके। तो ये जो डिस्टेंस आता है दैट इज इक्वल टू, गेस करो कितना आएगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या? टेक अ गेस। ये आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्या आ रहा है ये? 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये जो डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन कि फ्रॉम द न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम में, ओके, फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कितने डिस्टेंस पे है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। किसी को याद है क्या ये क्या है? व्हाट इज दिस? एनीबडी रिमेंबर्स दिस? माइक ऑन करके बताओ मेरे को। काय की? हाइड्रोजन एटम का रेडियस अकॉर्डिंग टू हु? बोर, इजंट इट? बोर ने यही रेडियस दिया था अपने को, ओके, इजंट इट? बोर ने बोला था दैट इज द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इजंट इट? तो ये अपने को मालूम था, तो इससे अपन साइज और वॉल्यूम निकालते थे बेसिकली हाइड्रोजन का, दैट्स फाइन। लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इट, हमको क्वांटम थियोरी से भी वही आंसर्स मिल रहे हैं जो बोर के आंसर्स थे, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे, ओके। बोर क्या बोलता था कि इफ़ यू गो टू 0.529 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम यू विल फाइंड अ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं? इफ़ यू गो टू दैट डिस्टेंस तुमको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ओके, एंड मोस्ट लाइकली यू विल ऑल्सो फाइंड अ इलेक्ट्रॉन देयर। लेकिन ये हो सकता है कि वहाँ पे ना भी हो, कहीं और हो, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, इजंट इट? अंडरस्टूड है? सो एट अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और ये जो पीक है ये मैक्सिमा अपने को बताता है, ओके। दिस इज द मैक्सिमा at which you can actually find the electron, because there is a maximum probability of finding the electron. Understood? So you basically get the same answers, but there is a difference, okay. difference ये है कि बोर specifically बता रहा था, he was not considering हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पे अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंसिडर करें। यू कैन सी हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन चेंजेस एट अ न्यूक्लियस इज वेरी लिटल, फिर बढ़ते जाएगा, एंड देन इट एक्चुअली डिक्रीजेस, ओके, एंड इट नेवर रीचेज जीरो, एक्चुअली इट जस्ट गोज ऑन। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, एंड जो डेटा अपने को मिलता है, जो वैल्यूज़ अपने को मिलती है, दे अग्री वेल विद द बोर इक्वेशन, ओके। सो हाइड्रोजन के लिए वी सीन दैट इट अग्रीज विद द बोर रेडियस ऑफ 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो ये इस तरह से ग्राफ दिखेगा। दिस इज ब्यूटीफुल ग्राफ, एक्चुअली आई लाइक दिस सो मच। ऑलराइट, मैंने नहीं बनाया है, जस्ट टू बी sure about it. I can make it. It's going to take a lot of time to make it. That is the nucleus. And just you can see that there are concentric rings. Okay. ये रिंग का मतलब ये है कि let's say this is a ring. So ये जो है डिस्टेंस है that is a dr डिस्टेंस, और हम फाइंड कर रहे हैं कि इस रिंग में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और ये dr बहुत ही छोटा है बेसिकली, सो इट्स फाइन। सो वी कैन जस्ट इंक्रीज द रेडियस, ओके, फॉर दिस dr का जो रेडियस है इंक्रीज करते जाएंगे, एंड वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन in that ring, okay. So as you increase,
ओके तुमको क्या दिख रहा है, तो एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यू कैन सी द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इंक्रीजेस, एंड probably this particular point there is a very high probability of finding the electron. Okay, so it increases because that is the circle here जहाँ पे probability of finding the electron is huge. Okay, yes, ये एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. ओके, या फिर इससे थोड़ा सा छोटा भी ले सकते थे अपन, दैट्स फाइन. ओके, पॉइंट ये नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन इज़ नॉट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये इमर्ज होता है कि बोर के हिसाब से दैट इज़ द साइज. ओके, दैट इज़ द साइज इजंट इट ऑफ द एटम, दैट इज़ द आइडिया फॉर बोर. ओके, बोर ने बोला कि इतना ही साइज होना चाहिए एटम का. इफ दिस इज अ हाइड्रोजन एटम, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 0.529. ओके, एंड दैट इज द डिस्टेंस, तो उतना ही साइज होना चाहिए एटम का. लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर पे भी हो सकता है. ओके, अंदर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. तो ये जो एटम है इसका एग्जैक्ट साइज अपन नहीं बता सकते. इज दैट क्लियर? ये साइज अपन नहीं बता सकते. एज यू मूव अवे from that peak it actually decreases, but it never actually reaches zero. Okay, so what we're saying is अगर orbitals देखा जाए, if this is the orbital, so that is the orbital where the electron के मिलने की बहुत ज़्यादा probability, that is the orbital. Okay, इसमें ये सारे जो एरिया आ रहा है ये अपन इग्नोर कर रहे हैं. ओके, दिस इज द इग्नोरेबल एरिया बिकॉज यहाँ पे probability कम है मिलने की. ओके, इस एरिया में वी कैन से there is a 95% probability of finding the electron. ठीक है, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे आ रहा है. so if you plot that area under the curve, so that will encompass 95% of the area of the total graph. पूरे ग्राफ का 95% एरिया यहाँ पे आ जाएगा, and that is what we are looking for in a orbital. ठीक है ना. जैसे जैसे तुम दूर जाते हो तो ये जो probability है it actually decreases, but it never reaches zero. ऑलराइट, तो क्या एटम का साइज फिक्स्ड है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ स्पेसिफिक रेडियस टू एन एटम, स्पेसिफिक वॉल्यूम? क्या ये पॉसिबल है क्या? बराबर है ना, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. ओके, स्पेसिफिसिटी है ही नहीं कुछ. एटम कैन बी एक्चुअली वेरी बिग और इट कैन बी वेरी स्मॉल. सेम एलिमेंट का, हाइड्रोजन का, इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट एक्चुअली इन विच इट इज़ इन. So that is the thing with the quantum theory. Nothing can be said with absolute certainty. What we know is uncertainty is the principle basically. One second. Uncertainty is the principle which underlies beneath all this. Okay. Okay. So for n is equal to 1, there are no nodes. If n is equal to 2, there is one node. एंड so on and so forth, we can just go on. ओके, और नोड वो फंक्शन है जहाँ पे साई की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, साई स्क्वायर की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है. सो दिस इज़ द नोड. इफ़ यू ड्रॉ द लाइन यहाँ पे, ओके, तो यू कैन सी द नोड्स यहाँ पे 1 2 3. सो ये n इज इक्वल टू 4 के लिए आ रहा है. दिस इज़ फॉर n इज इक्वल टू 3, 2 नोड्स आ रहे हैं यहाँ पे. n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 नोड आ रहा है. n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 नोड आ रहा है. ओके, एक्सट्रीमिटीज़ हम काउंट नहीं करते नोड में. नोड हमको बीच में मिलना चाहिए बिकॉज वी आर, ये जो पोर्शन ले रहे हैं अपन दैट इज़ इन द मिडल ऑफ द वेव. ओके, दैट इज़ नॉट द थिंग यहाँ पे. ओके, ये ऑलरेडी देखा था अपन ने. ओके, सो नाउ गोना लुक एट द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल. ऑर्बिटल्स के शेप कैसे है बेसिकली, और ये हमको जो देखना पड़ता है फ्रॉम probability distribution of the electrons. Okay, उसी point of view से अपने को देखना पड़ता है. So we're looking at likely areas of finding the electron within a given set of quantum numbers. Likely area. Okay, कौन सा most probability वाला area है इलेक्ट्रॉन मिलने का, वही अपन देख रहे हैं. Alright, तो यहाँ पे जो ग्राफ अपन देख रहे हैं that is basically 4 pi r square psi square. ठीक है ना. इसको अपन बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे लिखा ही है एक्चुअली, सो आई एम राइटिंग, आई डोंट नो. इसको अपन क्या बोल रहे हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. समझ में आया ना? रेडियल पहला अपन ने देखा वेव फंक्शन,
दूसरा अपन ने देखा रेडियल प्रोबेबिलिटी वाला, और ये अपन देखे रहे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी along that axis, okay, along that sorry not axis, along that thin slice of curve, okay. तो ये S के लिए है for 1s orbital, it starts at 0 basically and it keeps on increasing up to certain point, और ये जो अभी ग्राफ देखा था अपन ने थोड़ी देर पहले वही है for S orbit for hydrogen atom, this is going to be, ये जो distance आता है that is 0.529 angstrom, okay, for hydrogen atom. So most probability of finding the electron, okay. So S orbital जो है these are spherical in nature, spherical है and non directional, important है, non directional ये term ध्यान में रखो, spherical है, alright. तो spherical रहने की वजह से हर direction में it is going to be same, okay, it's not going to change, it's हर direction में it is basically same. So इट इज़ नॉन डायरेक्शनल. ये समझ में आया क्या सबको? नॉन डायरेक्शनल, ओके. एंड देर आर नो नोड्स इन 1s1. 2s में ऑब्वियसली s ऑर्बिटल सारे के सारे नॉन डायरेक्शनल ही है बिकॉज दे आर स्फेरिकल, ओके. सो सारे के सारे नॉन डायरेक्शनल है. सो सर्कुलर है, नॉन डायरेक्शनल है. सर्कुलर बोलने के बजाय स्फेरिकल बोलना पड़ेगा अपने को, स्फेरिकल. और ये ग्राफ रहेगा, इसमें एक नोड अपने को मिलता है. देखो अपन इसको काउंट नहीं करते, स्टार्टिंग और एंडिंग काउंट नहीं करते बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ द वेव फंक्शन, इसलिए. तो ये स्टार्ट इट विल गो अप एंड देन 0 एंड देन इट डिक्रीजेस, एंड सो यहाँ पे अपने को वेव मिल रहा है. तो देखो थोड़ी प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे है, ओके. लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ रहे हैं. सो यू कैन से दैट इज द रेडियस, ओके, दैट इज द रेडियस ऑफ द एटम और सेकंड शेल, ओके. ये जो है, ये जो बम्प है, ओके, इसको अपन बोलते हैं पेनिट्रेशन एरिया, ओके. ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे. ये पेनिट्रेशन एरिया हमको आगे काम में आएगा, हम देखेंगे इसको, ओके. सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. इससे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ अपने को ध्यान में, तो इसको ध्यान में रखो पेनिट्रेशन एरिया को. व्हाट दैट मीन्स इज दैट अगर तुम ये देखो, ठीक है ना, अगर ये एरिया देखो तुम, ठीक है ना, तो ये आएगा तुम्हारा 0.529. ये कितना आएगा? 0.529, इजंट इट? मैक्सिमम एरिया 1s के केस में इज 0.529. और यहाँ पे अगर देखते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसका पीक अगर देखेंगे अपन, दैट इज एक्चुअली लेस देन, ओके, इट इज लेस देन 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है. इसका मतलब ये एरिया 1s से भी छोटा है, 1s से भी नज़दीक है न्यूक्लियस के. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पेनिट्रेशन, ओके. इसको अपन फिजिकली इमेजिन नहीं कर सकते, बट इट इज़ बेसिकली जो अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन का, उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक भी रह सकता है. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को वो एज अ रियलिटी ही कंसिडर करना पड़ता है, इजंट इट? जैसे हेड और टेल है, इट कैन आइदर बी हेड और टेल. और अगर मैं 1000 बार इसको अगर टॉस करता हूँ किसी कॉइन को, तो 500 टाइम्स हेड आएगा, 500 टाइम्स टेल आएगा. नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली तो आएगा ना. ऐसा तो कभी नहीं होगा कि 1000 के 1000 टेल आ गए या 1000 के 1000 हेड आ गए. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके. शोले वाला कॉइन नहीं है, नहीं है, इजंट इट? तो दैट इज़ द थिंग. तो हमको वो रियलिटी कंसिडर करना पड़ता है. तो इलेक्ट्रॉन एट सम पॉइंट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑल्सो, ओके. और इसके वजह से ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ओके. सो जब ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा या s में आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी स्टेबल, ओके, बिकॉज इट इज़ स्पेंडिंग मोर टाइम क्लोजर टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के पास में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, इसलिए ये स्टेबल भी रहेगा. क्लियर है? अंडरस्टूड है? सो 2s में एक नोड है, दिस इज 4πr² साई² का ग्राफ है. और एंड अगर इसको विजुअलाइज किया जाए, और इसको मैं और थोड़ा अलग तरह से तुमको भी दिखाऊंगा. सो इफ़ यू लुक एट द नोड, ठीक है ना, नोड देखो यहाँ पे कहाँ आ रहा है. सो देर इज़ दिस स्मॉल एरिया यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, एंड देन देर इज दिस बिग एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फिर से मिलने की प्रोबेबिलिटी है. लेकिन बीच में अगर देखोगे तो देर इज़ ज़ीरो प्रोबेबिलिटी, ओके. ये एरिया जो आ रहा है यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं. दैट इज़ द नोड. समझ में आया ना? तो एक स्फेरिकल रिंग बना सकते हैं अपन, दूसरा स्फेरिकल रिंग, ओके, दूसरा स्फीयर उसके अंदर, और दोनों के बीच में देर इज़ अ लिटिल गैप.
इसको अपन बोलेंगे नोड. ओके, सो दैट इज हाउ वी लुक एट 2s. समझ में? इसमें एक नोड आएगा, मतलब 2 स्फेरिकल रीजन्स आएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर के तौर पे. अगर मेरे को 2s दिखाना ही है, लुक एट दिस, दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 3s. ओके, रिमेंबर ये सब तुमको बुक्स में नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो. ओके, सोए हो तो जागो, लेटे हो तो उठो. ओके, और खाना खा रहे हो तो रुको. 1s, ठीक है. नोड दिख रहा है क्या? नहीं, बीच में न्यूक्लियस है बस. ओके, देयर इज नो नोड. ओके, एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अपने को ये मिल रही है यहाँ पे. दैट इज द ग्राफ. दिस इज 2s. ओके, अब यहाँ पे अगर तुम देखो, सो देयर इज अ नोड. ओके, ये बीच में न्यूक्लियस है, देन ब्लू रीजन एंड देन दिस पिंक रीजन, और दोनों के बीच में देयर इज अ नोड. ओके, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस पिंक एरिया में है. सो दैट इज़ द नोड. यहाँ पे तुमको दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा ब्लू रीजन दिखेगा और यहाँ पे छोटा सा पिंक रीजन दिखेगा, लेकिन बीच में देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन. दैट इज़ योर नोड. ओके, 3s देखा जाए तो अपने को 2 नोड मिलेंगे, एक और ये बीच वाला 2. ओके, सो ये देखो 1, 2 एंड 3, और जो बीच वाला रीजन है दैट इज़ अ नोड. अंडरस्टूड है क्या ये? तो यहाँ पे अपन अभी रुकते हैं, बिकॉज वी आर डन विद द टाइम इज़ अप. ऑलराइट गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.